नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त हो गया है दंगल का। तुम मुझ पर ट्वीट करो, मैं तुम पर एफआईआर करूं। ये हमारे देश की राजनीति का नया ट्रेंड बनने लगा है। और आज इस बात ने फिर से सुर्खियां बटोरी तब जब कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी पर कर्नाटक में एफआईआर दर्ज हो गई। यह एफआईआर कांग्रेस के एक ट्वीट को लेकर दर्ज हुई। इस एफआईआर को लेकर कांग्रेस आग बबूला है। हालांकि यह अलग बात है कि खुद कांग्रेस भी पहले इसी तरीके से बीजेपी के नेता पर एफआईआर दर्ज कर चुकी है, क्योंकि कांग्रेस को ट्वीट पसंद नहीं आया था। कांग्रेस ने सोनिया गांधी पर हुई एफआईआर को न सिर्फ वापस लेने बल्कि इसे लिखने वाले पुलिस अफसर के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करने की मांग की है। अभी 2 दिन पहले यूपी में मजदूरों के लिए बस चलाने को लेकर सरकार और कांग्रेस के बीच में जो ड्रामा हुआ, उस दौरान यूपी और राजस्थान में एफआईआर दर्ज हुई। कोरोना के संकट काल में देश की राजनीतिक पार्टियों ने टीम इंडिया बनने का हौसला दिखाया था, लेकिन बीते दिनों की राजनीति इस तरीके से आगे बढ़ रही है जिसमें लगता है कि राजनीतिक बयानों को लेकर अब एक दूसरे पर एफआईआर ही एकमात्र रास्ता बचता है। जिसकी जहां सरकार, वो वहां दूसरे पर कर देगा एफआईआर। इसलिए हम आज ये उठा रहे हैं सवाल कि क्या ये एफआईआर का गैंग वॉर है। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ 4 मेहमान होंगे, जिनमें से 2 राजीव हैं। जी हां, एक राजीव राय, वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और एक राजीव त्यागी, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। इनके अलावा हमारे साथ 2 और मेहमान होंगे। गौरव भाटिया, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और अजय आलोक हमारे साथ होंगे, वो जेडीयू के नेता हैं। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहला सवाल गौरव भाटिया मेरा आपसे है, जिसकी जहां सरकार वहीं ठोक देगा एफआईआर, यही चल रहा है क्या अब देश में? रोहित जी, देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि ये कुंठित कांग्रेस है, ये फर्जीवाड़ा करने वाली कांग्रेस है। और अच्छा हुआ कि आपने जिक्र कर दिया किस तरह से उत्तर प्रदेश में भी एक फर्जी बसेस की लिस्ट दी थी। बाद में जब देखा गया तो उसमें ऑटो निकले, उसमें 3 पहिया वाहन और एम्बुलेंस निकली और ट्रक निकले। और जो बात आप कह रहे हैं, देखिए, कानून से ऊपर कोई नहीं होता है। अगर कानून का दुरुपयोग और सरकार की शक्ति का दुरुपयोग किसी ने सबसे ज्यादा किया है तो वो कांग्रेस की सरकार ने किया है। और मैं आपको बता दूं, 3 बड़े चैनल के मैनेजिंग एडिटर के खिलाफ एफआईआर अगर हुई है कांग्रेस शासित प्रदेशों में, तो क्या ये उचित है? अगर एफआईआर सोनिया गांधी के खिलाफ हुई है, वो इसलिए हुई है कि उन्होंने झूठ बोला, असत्य बोला और कहीं ना कहीं अपराध किया है। विवेचना हो जाएगी, और जो बाकी नागरिकों के लिए कानून है वही सोनिया गांधी के लिए कानून है। मैं एक चीज और आपके चैनल में सबके सामने रखना चाहता हूं, और आप खुद देखिए, क्या एक राजनीतिक पार्टी को यह शोभा देता है कि वो दूसरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ, जेपी नड्डा जी के खिलाफ एफआईआर कर दे? कोर्ट ने उस एफआईआर को स्टे किया। और ये रणदीप सुरजेवाला जी का ट्वीट है, ये एक फोटो उन्होंने डाली थी अपने ट्विटर अकाउंट में। ये न्यू इंडिया है, एक महिला और उसका बच्चा एक झोले में है, और कितना दयनीय है, दुख होता है। और जब पड़ताल हुई तो पता चला ये नेपाल की है। ये देखिए, ये नेपाल की फोटो सुरजेवाला जी, जो राहुल गांधी के बहुत नजदीकी हैं, क्यों डाल रहे हैं? झूठ फैलाने के लिए। और अंत में एक बात और कहूंगा, जिस तरह से प्रियंका वाड्रा जी ने श्रमिक मजदूरों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं रखी और केवल एक घोटाला कर दिया, बस घोटाला इस बार, मैं समझता हूं सारे जितने श्रमिक मजदूर हैं ये कांग्रेस पार्टी को कभी माफ नहीं करेंगे। और वो भी उस प्रदेश में जहां 1000 से ज्यादा ट्रेन चलाई गई हैं, 10 लाख मजदूर उत्तर प्रदेश वापस आए हैं, और बसेस चला के 6.5 लाख। चलिए सर, 1.5 मिनट हो गया आपका, लेकिन एक बात बताते हुए कि मजदूर पर हम हर रोज चर्चा कर रहे हैं। बस का मामला 3 दिन से हुआ, तीनों दिन हम उस पर लगातार चर्चा कर रहे थे। बिल्कुल कर रहे हैं। मैं अभी राजीव त्यागी के पास जाऊंगा। 1.5 मिनट सब अपनी बात रखेंगे। उसके पहले एक छोटा सा सवाल आपसे और पूछ रहा हूं, क्योंकि आपने जिक्र कर दिया, इसलिए बता दीजिए, आज जो सोनिया गांधी पे आपने एफआईआर की, वो जेपी नड्डा वाली एफआईआर का बदला था या संबित पात्रा वाली एफआईआर का बदला था, या जो 3 मैनेजिंग एडिटर आप कह रहे हैं चैनलों के, उनके ऊपर एफआईआर करी है कांग्रेस के राज्यों में, उसका बदला आपने सोनिया गांधी से लिया? देखिए रोहित जी, ये बदले की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। जो भाजपा शासित राज्य हैं वहां नागरिकों के पास ये हक है कि कोई अगर फर्जीवाड़ा करे, फॉर्जरी करे, फ्रॉड करे, जो कांग्रेस अक्सर करती रहती है, तो एफआईआर दर्ज हो सकती है।
ये कानूनी प्रक्रिया है। और रोहित जी, मैं तो इतना ही कहूंगा कि आप भी एक प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, बड़ी निर्भीकता से अपनी बात रखते हैं। मुझे तो ये चिंता होती है कभी कभी कहीं ऐसा ना हो कोई आपकी बात उन्हें चुभ जाए तो एक एफआईआर आप पे भी ठोक दे। इसलिए मैं इतना ही कहूंगा, ये किसी द्वेष भावना से नहीं की गई है, ये एक नागरिक ने कराई है जिसको ये लगा पीएम केयर फंड के बारे में सोनिया गांधी जी गलत बयानबाजी कर रही हैं, जो अपराध है तो हो गया। आप जिसको नागरिक कह रहे हैं वो बीजेपी का कार्यकर्ता है, ऐसा कांग्रेस पार्टी का आरोप है। बहरहाल वापस आऊंगा आपके कार्यकर्ताओं ने एफआईआर करी थी, एक मैनेजिंग नहीं रोहित जी, अच्छा कि आपने कहा 200 एफआईआर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, एक मैनेजिंग एडिटर है चैनल के, उनके खिलाफ करी थी और कोर्ट में बोले कपिल सिब्बल मुझे ये सुन के अच्छा लगा, क्यों नहीं एफआईआर कर सकता। मुझे ये सुन के अच्छा लगा कि आप पत्रकारों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, लेकिन पत्रकारों को राजनीतिक लड़ाई का हथियार ना बनाया जाए, ये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। और राजनीतिक गतिविधि में, इस पॉलिटिकल गैंग वॉर में, सर ये एक अलग विषय है ना, दो अलग अलग विषय है। पॉलिटिकल गैंग वॉर बन गया क्या ये एफआईआर का विषय? सर क्या ये पॉलिटिकल गैंग वॉर बन गया राजीव त्यागी कि जिसकी जहां सरकार वो वहीं ठोक देगा एफआईआर, जिसकी जहां चलती है वहां बुलाएगा, थाने में बैठाएगा और खून के आंसू रुलाएगा, बस इतना ही है। उसके बाद तो कोर्ट तय करेगा जो करेगा। देखिए, एक शेर से अपनी बात शुरू करता हूं और भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बिल्कुल हम लोग अपना संदेश देते हैं। हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग, रो रो के बात कहने की अपनी आदत नहीं रही। हम लोग हिम्मत के लोग हैं, हम लोग संघर्ष के लोग हैं। कांग्रेस पार्टी ये मानती है, बहुत से प्रवक्ता होंगे, बहुत से नेता होंगे जो इस बात की निंदा करेंगे भारतीय जनता पार्टी की। मैं ये बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी एक नहीं 1000 एफआईआर कर दे तो भी हम सत्य बोलने से नहीं डिगेंगे, तो भी हम संघर्ष करने से नहीं डिगेंगे, तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे और भारतीय जनता पार्टी के हर एक झूठ को बेनकाब करेंगे, हर एक भ्रष्टाचार को बेनकाब करेंगे। याद करिए रोहित जी, 13 मार्च 2014 का वो भाषण जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया था एक सभा में और कहा था, भाइयों बहनों क्यों नहीं दिल्ली में बैठी सरकार के एक एक पैसे का खर्चे का हिसाब होना चाहिए। क्या आपको हिसाब मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? क्या आपको हिसाब मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? क्या आपको हिसाब मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? वो 13 मार्च का भाषण याद करिए प्रधानमंत्री जी का, जिसमें वो केंद्र सरकार से हिसाब मांग रहे हैं। आज पीएम केयर फंड पे यदि हम हिसाब मांगते हैं, वो एफआईआर करते हैं, आप एफआईआर करिए, जेल भेजिए, लाठीचार्ज करिए, गोली मारिए, लेकिन सत्य के लिए कभी भी आप हम लोगों को डिगा नहीं पाएंगे और सत्य को पूछने के लिए, उजागर करने के लिए कभी आप हमें पीछे नहीं हटा पाएंगे। हम ये बहुत स्पष्ट कहना चाहते हैं, देश की जनता को, देश के नागरिकों को अधिकार है कि देश की सरकार उनके पैसे को किस तरह से खर्च कर रही है, किस तरफ पैसा उनका खर्च किया जा रहा है। क्या यह सत्य नहीं है कि देश की सरकार ने जिस तरह से 68,000 करोड़ रुपए का अभी ऋण राइट ऑफ किया है, तो लोगों के मन में शंका नहीं होगी कि यह पूंजीपतियों की सरकार है? क्या देश की सरकार ने प्रवासी मजदूरों से लेकर के अन्य बहुत सारे लोगों के लिए 20 लाख करोड़ के पैकेज में क्या कोई प्रावधान करने का काम किया है? पीएम केयर फंड के पैसे को उजागर करने का या उसका ऑडिट कराने का, कैग से ना कराने का ऐसा कौन सा डर है प्रधानमंत्री मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को? क्यों कैग से ऑडिट नहीं होना चाहिए? एक एक पैसे का कैग से ऑडिट होना चाहिए। याद करिए, ये वो कैग वही संस्था है जिसके पीछे खड़े होकर के भारतीय जनता पार्टी ने रोहित जी कांग्रेस पार्टी पर अनेक आरोप लगाए थे। आज उस कैग को हटाने का काम, कैग से ऑडिट न कराने का काम दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की दाढ़ी में कुछ तिनका है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। दूसरी बात बहुत स्पष्ट मैं कहना चाहता हूं, एफआईआर जो आपने की है, आप एफआईआर सब पे करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सत्य को उजागर होने दीजिए और सत्य को उजागर करने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। त्यागी जी, 1.5 मिनट हो गया, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपने अपना वक्तव्य खत्म किया, मैंने कोई टोका टाकी नहीं की। अब मेरा सवाल यह है सर कि एफआईआर का इस्तेमाल पॉलिटिकली क्यों हो रहा है? क्यों ये विजिबल हो गया है, दिख रहा है, लोगों को महसूस होने लगा है कि दो बड़ी राजनीतिक पार्टियां जहां जिसकी सरकार है वहां दूसरे को चुभाने के लिए, दूसरे को यह जताने के लिए कि यह तो मेरा इलाका है, यहां मेरी चलती है, यहां मैं तुम्हें बताता हूं क्या कर सकता हूं, इस तरीके से एफआईआर का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? देखिए आज फैशन है पिछले 6 साल से कि जो भी देश की सरकार के विरुद्ध आवाज उठाता है उसको राष्ट्रद्रोही कहा जाता है। यदि कोई शहर में रहने वाले व्यक्ति मेरे साथ बैठ के आवाज उठाता है तो उसको तरह तरह के 1,500 पिछले एपिसोड्स में अपनी आवाज उठा चुके हैं। कंप्लीट कर, आपको ऊपर कोई एफआईआर नहीं हुआ सर? मानेंगे इस बात को? तो जी आपको कोई टोका टाकी नहीं हुई, कभी आपकी बात कहने से रोका नहीं गया? देखिए, आपने सारे सवाल पूछे। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात है। मैं बहुत अच्छी बात आपने कही।
मेरे पे एफआईआर करने से भारतीय जनता पार्टी को कोई राजनीतिक गेन नहीं होगा, राजनीतिक रूप से कहीं भी कोई फायदा नहीं होगा। मैं तो एक छोटा सा प्यादा हूं, कांग्रेस पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मुझ पर एफआईआर करके क्या करेंगे? लेकिन संबित पात्रा पे एफआईआर करने से कांग्रेस को गेन होता है क्या? कि सोनिया गांधी से डरते हैं। संबित पात्रा पे जो एफआईआर हुई है, बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रवक्ता सबका सम्मान करता हूं, लेकिन जो भी व्यक्ति देश में किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक विद्वेष फैलाएगा, देश की एकता और अखंडता को दूषित करेगा, देश की एकता अखंडता को तोड़ने का काम करेगा, निश्चित रूप से उसके विरुद्ध एफआईआर होंगी। तो वही बात आ गई ना सर, जैसे आप यहां बैठ के तय कर दे रहे हैं कि ये सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ रहे हैं, वो वहां बैठ के तय कर देते हैं कि आप देशद्रोह फैला रहे हैं, देशद्रोह कर रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं। अब सर दो लोग आ रहे हैं, क्या कीजिए? दो लोग आ रहे हैं। रोहित जी, हाँ, रोहित जी, एक सेंटेंस रोहित जी, मेरा आपसे करबद्ध प्रार्थना है, बहुत विनम्र प्रार्थना है। मैंने 2 सवाल उठाए। पीएम केयर फंड के पैसे की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए और कैग से उसका ऑडिट क्यों नहीं होना चाहिए? इन 2 प्रश्नों का जवाब दिलवा दीजिए। मसला यह है कि आज की बहस इस बात पर है नहीं वैसे कि पीएम केयर्स फंड का ऑडिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस पर अलग बहस हुई और आगे भी होगी। मुझे यकीन है जब संसद में यह मामला बार बार उठेगा, आप लोग टीवी पर उठा रहे हैं तो संसद में भी मुझे यकीन है कि उठाएंगे। आप ट्वीट कर रहे हैं तो मुझे यकीन है संसद में भी इसका प्रस्ताव लेके आएंगे। लेकिन आज का सवाल यह है सर कि कोई किसी पर ट्वीट करे तो क्या जवाब में उस पर एफआईआर कर दी जाएगी? अजय आलोक, क्या राजनीतिक पार्टियों ने पिछले कुछ दिनों में यही तस्वीर पेश नहीं की है? और यह शुरू किसने किया खेल? अजय आलोक। देखिए रोहित, शुरुआत किसने की ये तो आप भी जानते हैं। शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने की। महाराष्ट्र से शुरुआत हुई, बढ़ते बढ़ते अन्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ में भी पहुंचा, सब जगह पहुंचा। अब कल के बाद यूपी में भी हुआ है। तो राजनीतिक विद्वेष में अपनी सत्ताओं का दुरुपयोग करना किसी भी पार्टी के लिए, किसी की भी सरकार के लिए अच्छा नहीं है। राजीव जी यहाँ बैठे हुए हैं, प्रत्यक्ष गवाह है राजीव राय जी कि बहन जी की सरकार सबसे ज़्यादा जाने का कारण था वो 4 लाख ST/SC केसेस के एफआईआर करना यूपी में अपने शासन के दौरान। खुद बहन जी भी इस चीज़ को मानती है। तो सत्ता में बैठे हुए आप एफआईआर करवा दें, पत्रकारों पे एफआईआर करवा दें, प्रवक्ताओं पे एफआईआर करवा दें, कार्यकर्ताओं पे एफआईआर करवा दें, ये सोच के कि लोग आपके खिलाफ नहीं बोलेंगे, ये कहीं ना कहीं आपकी कमज़ोरी को दर्शाता है। आप बिहार का उदाहरण ले लीजिए, नीतीश जी के बारे में क्या क्या नहीं बोला गया। नीतीश जी और उनके संबंध, बाकी सब चीज़, ये वो, एक भी एफआईआर बिहार में हम लोगों ने नहीं करवाई। लेकिन जब मानहानि की बात हुई तो हम कोर्ट में चले गए, लालू जी के खिलाफ, राबड़ी जी के खिलाफ कोर्ट में गए और कोर्ट में जाके वो केस हारने वाले थे। अंत में आके उन्होंने माफ़ी मांगी, तब हमने केस वापस लिया। लेकिन एफआईआर नहीं करवाया, क्योंकि राजनीतिक विद्वेषता दुश्मनी में नहीं बदलती है कि आप एक दूसरे पे केस मुकदमा करके उसको फंसाने लगिए, उसको तंग करने लगिए। ये प्रवृत्ति खराब है और ये प्रवृत्ति उसी में होती है जो तानाशाही करता है। तानाशाही की प्रवृत्ति तो 70 साल से किसकी रही है ये पूरा देश जानता है। आप सुन नहीं सकते हैं, समस्या ये है। आप चैनलों को बायकॉट कर देंगे, आप आएंगे नहीं, आप उससे बात नहीं करेंगे। जो आपके मन की बात नहीं करेगा वो आपका शत्रु हो जाएगा। तो ऐसी राजनीति से लाभ किसको होने जा रहा है? जनता आज की तारीख में वो 1970, 1980, 1990 वाली जनता नहीं है। बहुत अवेयर जनता है, वो जानती है कि जो आप बोल रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं वो ग्राउंड पर रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है। पीएम केयर फंड बोल रहे हैं कि ऑडिट कब होगा? अरे भैया, 1.5 महीने हुए पीएम केयर फंड शुरू हुए, ऑडिट भी हो जाएगा, क्यों चिंता कर रहे हो? मोदी जी क्या वो पैसा घर लेके जाएंगे? राजीव राय, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर, कोरोना की आड़ में, जो उनका मतलब था कहने का कि कोरोना की आड़ में बहुत सारे एफआईआर हो रहे हैं, मामला चिकित्सकीय लड़ाई का था, इसको आपराधिक लड़ाई बना दिया गया। क्यों कहा उन्होंने ऐसा? रोहित जी, जब देश में आपदा आई है तो जो ये सत्ताधारी पार्टी या कोई भी कर रहा है, मैं एक मशहूर शेर के साथ शुरू करूंगा। तुमसे पहले जो यहाँ शख्स तख्ते नसीब था, उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। ये जो समय ये फोकस होना चाहिए कि मजदूरों को कैसे राहत दी जाए, कैसे घर पहुंचाया जाए, कोरोना से कैसे लड़ा जाए। तो जो अहंकार की ये लड़ाई है, खास तौर से सत्ताधारी पार्टी की तरफ से जो अहंकार की लड़ाई है, आज शुरू हुआ है। आपको याद होगा जब उत्तर प्रदेश में मिड डे मील की बात शुरू हुई तो पत्रकारों को रिपोर्ट करने वाले को जेल में डाल दिया गया था। शुरुआत तो वहां से हुई, तो वहां तो कोई विपक्ष पार्टी नहीं थी। अगर शुरुआत की बात आएगी और पत्रकारों के जो लोग आज हितैषी बन रहे हैं,
उनके पास जवाब नहीं होगा कि योगी ने कितने पत्रकारों को जेल में डाला। एफआईआर की बात तो दूर है, जब आप लोग सारे लोग या हम लोग आवाज उठाए तो उनको छोड़ा जाने लगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि सत्ता न कि तुम्हारी है न हमारी है, न किसी की परमानेंट है, इस गलतफहमी में मत रहो। और देश की जनता, खास तौर से गरीब और मजदूर इस समय देख रहे हैं कि जब उनको त्राइमाम है, उनको सहायता की जरूरत है, जो उम्मीद से राजनीतिक पार्टियों, सत्ताधारी पार्टी के ऊपर नजर लगाए हैं, तब कभी ये बस के लिए झगड़ा कर रहे हैं, कभी मुकदमे के लिए झगड़ा कर रहे हैं, कभी एफआईआर के लिए झगड़ा कर रहे हैं। अरे इतना ध्यान, इतना पेपरबाजी कोऑर्डिनेशन के लिए कर दिए होते तो नहीं आपको एहसास होता कि हजारों लोगों को मरवाने के बाद आपकी ट्रेन चलाने की याद आई है या बस की याद आई है। आप कहीं तो फोकस करो। ये सत्ता का अहंकार जो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया था पत्रकारों के खिलाफ, आज भले राजनीतिक दल एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं, मैं किसी को सही नहीं मानता। अगर ये किसी दुर्भावना से किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई भी केस करता है तो सही नहीं माना जा सकता, चाहे मैं करूं या एक्स वाई पार्टी करे या कोई करे। लेकिन ये गुनाहगार हमेशा गरीबों के नजरों में रहेंगे और गरीब कभी इन्हें माफ नहीं करेंगे। लेकिन ये तो अलग मसला हो गया ना सर। मसला आज ये है कि राजनीतिक पार्टियां किस बात का बदला एक दूसरे से ले रही हैं, और अखिलेश यादव क्यों लिख रहे हैं कि भाई इसको आपराधिक तरीके से हैंडल कर रहे हो जबकि इसको मेडिकल तरीके से हैंडल करना था। उनका इशारा किस तरफ है, जरा खुल के बताइए तो सही। अरे सर, आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए ना, कैसे कैसे लोगों के खिलाफ एफआईआर हुआ है। आप तो चूंकि ये बड़े लोग हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, बड़े नाम है, तो आपके टीवी चैनलों पर चाहे हम लोग सारे चर्चा कर रहे हैं। आप जाइए देखिए कैसे लोगों को खाना देते समय एफआईआर हो गया। मेरठ में हमारा कार्यकर्ता है अतुल प्रधान, वो खाना दे रहा था, उसके ऊपर एफआईआर हो गया। बलिया में एफआईआर हो गया। कितने जगह जो कोरोना को राहत देने जा रहा है उसके ऊपर भी एफआईआर हो जा रहा है। क्योंकि वो बड़े नाम नहीं है तो उनके कोई नोटिस नहीं लेता। तो सरकार, हम खाना नहीं देंगे, वहां बुलंदशहर में एफआईआर हो गया। अगर आंकड़े देखेंगे रोहित जी, तो चूंकि वो बड़ी शख्सियत नहीं है, बड़े नाम नहीं है, उसकी कहीं गिनती नहीं है। वो बेचारा गरीब है, छोटा कार्यकर्ता है, अपने इलाके में सेवा करना चाहता है, उसको एफआईआर कर दीजिए, क्योंकि सत्ता आपकी है। ओके, गौरव भाटिया तो यही है ना, दीजिए जवाब। देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का जवाब दे दूं। उन्होंने कहा कि हम झूठ नहीं बोलते हैं। तो रोहित जी, राहुल गांधी ने हलफनामा दिया था, सर्वोच्च न्यायालय में माफी मांगी थी राफेल पे झूठ बोलने के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि हिसाब देना चाहिए पीएम केयर फंड का। तो मैं यहाँ पे हिसाब दे देता हूं। अभी 1.5 महीना हुआ है, जैसे अजय आलोक जी कह रहे थे, फिर भी 2000 करोड़ वेंटिलेटर के लिए और 1000 करोड़ श्रमिक मजदूर भाई जो हमारे हैं, बहने हैं, उनके लिए है। टोटल कितना आया सर उसमें? सीएम, अब आपने बताना शुरू कर ही दिया तो टोटल से शुरू कीजिए ना सर, कुल कितना आया? टोटल मैं बता दूंगा। टोटल उसमें 7000 करोड़, जो लास्ट आंकड़ा मेरे पास था कुछ दिन पहले का आया था रोहित जी। अभी कोविड संकट से हम लोग उभरे नहीं हैं, तो वहां पे इमरजेंसी फंड रहेंगे। लेकिन आपने मुझे टोका, कोई बात नहीं, अब मेरी बात पूरी हो जाए, अच्छा लगेगा। पूरा कीजिए ना, कोई आपत्ति नहीं। ये जो सीएम केयर फंड है ना, ये तो बहुत पहले से बना हुआ है। 5 प्रदेशों में इन लोगों की सरकार है। जो प्रश्न हमसे पूछते हैं, कम से कम उसको पूरा करते हुए दर्शकों को बताएं, सीएम केयर फंड कैसे यूटिलाइज हुआ इन 5 प्रदेशों में। दूसरी बात, 200 एफआईआर कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं, उन्होंने, मैनेजिंग एडिटर है चैनल के, उनके खिलाफ कराई थी। और दुरुपयोग इसको कहते हैं सत्ता का। उस पे आप इनसे जवाब लीजिए कि क्यों, अगर कोई मीडिया का पत्रकार इनके अनुरूप नहीं बोलता है तो इनको दर्द हो जाता है। और ये इंदिरा गांधी जी के समय की बीमारी है, ये अभी की नहीं है। पत्रकारों का बदला ले रहे हैं क्या सोनिया गांधी पे एफआईआर करके? मैंने पहले भी पूछा था, आपने बताया। मैंने फिर से आपको बताया। देखिए, मैंने सुरजेवाला जी की कटिंग दिखाई, एक झूठी तस्वीर। मैंने आपको बताया सुरजेवाला जी पे एफआईआर किया आपने? हो जाएगी, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? नहीं सर, मैं पूछ रहा हूं, अगर आपने कर ली हो, हमें बताया ना हो, कम से कम पता तो लगे, आज ही बता दें। नहीं, आपको तो या तैयारी में है, चल जाता है। आप सबसे तेज चैनल है। मैं तो एक बिंदु उठा रहा हूं आपके चैनल पे, मुझे बीच में ना टोकिए। मैं अपनी बात अगर आप मुझे ये बता रहे हैं कि 7000 करोड़ पीएम केयर्स फंड में आए, उसमें से 3100 करोड़ का खर्च का हिसाब प्रधानमंत्री खुद ट्वीट करके दे चुके हैं कि 2000 करोड़ यहां, 100 करोड़ यहां, 1000 करोड़ यहां, अगर मैं सही हूं तो वही डेटा जो पीएम ने उस दिन दिया था, जिसको आज आप कोट कर रहे हैं। तो फिर अगर ये बात पब्लिक डोमेन में है तो इस पर ट्वीट करने के लिए एफआईआर करने की क्या आवश्यकता पड़ी आपको? मैं आपको बता रहा हूं, आप वो सेक्शन देखिए। अगर आप कोई झूठा प्रचार करेंगे जिससे कानून व्यवस्था बिगड़े, जिससे दंगा हो सके, या आप झूठ फैलाएं, फॉर्जरी करें, फ्रॉड करें, तो वो कानून अपराध है इंडियन पीनल कोड में और एफआईआर हो सकती है। आप सही बात रखेंगे तो वो ठीक है। अब मैं समाजवादी पार्टी पे भी 2 बातें कह दूं। फटाफट उसी पर जवाब चाह रहा था। जा रहा है, बिल्कुल।
हिसाब मांगा जा रहा है, तो एक बार सफाई महोत्सव होता था, जब से सरकार गई सफाई महोत्सव नहीं हो रहा। मुजफ्फरनगर दंगों का आप जानते हैं, मुसलमानों को मुआवजा देंगे, हिंदुओं को नहीं। और उसके बाद सरकारें पत्रकार की बात करते हैं, जगेंद्र सिंह नामक पत्रकार था लखीमपुर में, जला दिया गया था उसको इनकी सरकार में। यह अराजकता का हाल था। और इतना ही कहूंगा, उत्तर प्रदेश सरकार का स्टेट प्लेन समाजवादी पार्टी के समय में जो आरोपी था, उस मौलाना को लेने गया था मुजफ्फरनगर दंगों में। ठीक है। तो कम से कम ये बातें आप ना बताइए, अपने गिरेबान में झांकिए, पूरा का पूरा फटा हुआ है, छेद हो रखे। ओके ओके। राजीव त्यागी वो कह रहे हैं हम तो हिसाब देने को तैयार हैं, लेकिन आप अगर लोगों को भड़काने की बातें करेंगे, आप अगर लोगों को बहकाने की बातें करेंगे तो हम केस दर्ज करेंगे। दूसरी चीज जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं वो ये है सर कि अभी लॉकडाउन 3 तक सारे नेता टीवी पर आते थे, बड़ी मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें करते थे। हर राजनीतिक पार्टी कहती थी हम तो टीम इंडिया हैं, हम तो साथ मिलकर लड़ रहे हैं। सर ये कोरोना की लड़ाई खत्म हो गई है क्या, जो आप लोग आपस में लड़ने लगे अब? रोहित जी, 3 दिन आपने डिबेट की बस के ऊपर, और बस की डिबेट में निश्चित रूप से मैं आपको साधुवाद दूंगा। आपने कहा कि बसें प्रवासी मजदूरों तक पहुंचनी चाहिए। जो टीम इंडिया की बात कही, टीम इंडिया में तो मिसेज प्रधानमंत्री मोदी और योगी जी ने कहा था कि एनजीओ से लेकर राजनीतिक दलों को सामने आना चाहिए और लोगों की सेवा करनी चाहिए। हमने बस भिजवाई, इन्होंने उसका सीधा ये दिया कि प्रवासी मजदूरों को बस नहीं मिली, उल्टे हमारे उत्तर प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेज दिया। इनकी ऐसे ही शूरता देखिए। अब मैं गौरव भाटिया जी की बात पे आता हूं। गौरव भाटिया जी ने कहा सफाई महोत्सव का जिक्र किया। याद करिए गौरव जी, आपकी डिबेट, रोहित जी आपकी डिबेट में सफाई महोत्सव को गौरव जी जो है डिफेंड किया करते थे और कहा करते थे सफाई महोत्सव पूरे देश में होने चाहिए। इसके लिए तो राजीव जी है ना, आप समाजवादियों की जगह ले लेंगे सर तो कैसे चलेगा? अब तो वो लोग भी आ रहे हैं सर, उनके दरवाजे खुल गए अब डिबेट के लिए, उनको करने दीजिए ना खुद अपना। छोड़ दिया इन्होंने दूसरी बात इन्होंने ये बोली गौरव जी ने कि हमारे नेताओं ने झूठ बोला। तो मैं इनसे स्पष्ट कहता हूं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के कुलपति जो है ना भारतीय जनता पार्टी के नेतागण है, विशेष रूप से आईटी सेल के आपके प्रमुख, और आप लोग जो है ना झूठ फैलाने वाले, और झूठ कौन बोलता है, फेकेंद्र कौन है, झूठेंद्र कौन है, ये पूरी दुनिया जानती है। कौन सा वादा आपकी सरकार ने पूरा किया जो आपने 2014 में पूरे कहे थे, या 2019 में जो वादे किए थे उनमें से कोई वादा पूरा किया? आप सिर्फ झूठ और नफरत की राजनीति करते हैं। मैं विषय पर आता हूं और लल्लन टॉप की एक स्टोरी कोट करना चाहूंगा। लल्लन टॉप की स्टोरी के तहत बहुत स्पष्ट जस्टिस आर सुभाष रेड्डी, जस्टिस वी.आर. गवई, जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने बहुत स्पष्ट कहा है, केंद्र सरकार को कहा है, राज्य सरकार को कहा है बहुत स्पष्ट, और भारतीय जनता पार्टी को विशेष रूप से कहा है कि धारा 144 का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता, धारा 144 को अंतकाल तक नहीं लगाया जा सकता, यह बहुत स्पष्ट कहा है। और दूसरी बात उन्होंने कही थी कि बेहद जरूरी है कि इंटरनेट की सेवा बंद ना की जाए। इंटरनेट की सेवा भी राइट टू स्पीच में आती है। हम ये देखते हैं सरकार जिस तरह से इंटरनेट को बंद करती है पिछले 6 साल में, कहां चले गए रोहित जी? ये मैं उत्तर देना चाहता हूं गौरव भाटिया जी। कहां चले गए? पटेल एक पत्रकार है, उनके विरुद्ध आपने मुकदमा किया, तो आपने उसके बाद मुकदमा किया हार्दिक पटेल पे। हार्दिक पटेल पे आपने रात जोड़ लगाया, जो हार्दिक पटेल किसानों की लड़ाई लड़ रहा था। एक बात तो बताइए त्यागी जी, एक बात तो बताइए, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप सरकारों में रहते हुए कुछ करते नहीं, बस हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं, जो आता है जो मर्जी अपने मन की बात करता और जाता है। आप लोगों ने भी तो गले घोटने में कोई कसर नहीं छोड़ी सर। मैं 75 तक तो जाऊंगा ही नहीं, मैं तो प्रेजेंट में आपके खुद के सामने उदाहरण है, आपके खुद के सामने उदाहरण है, और मुझे यकीन है आप इतने ईमानदार आदमी हैं कि स्वीकार करेंगे कि आपकी पार्टियों ने जगह जगह पर लोगों का गला घोटने के लिए एफआईआर की है। आज तक के जितने सम्मानित दर्शक मुझे सुन रहे हैं, मेरे मित्र रोहित सरदारा जी ने 75 का जिक्र किया इमरजेंसी लगाने। मैंने कहा मैं तो छोड़ दे रहा हूं उसको, 77 में निश्चित उतने पर जाऊंगा ही नहीं। हार गए, 80 में फिर चुनाव जीत करके आए इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी कांग्रेस कई बार जीत चुकी है, कांग्रेस को जनता ने। राजीव जी, अगर चुनाव जीतना ही एकमात्र पैमाना है सर 75 के बाद, तो फिर 2014 के बाद इन्होंने 19 में भी जीत लिया, तो आप 5 साल तक जो आरोप लगाते रहे, इसका मतलब वो सब गड्ढे में चले गए, मिट्टी डाल दी जाए उन पर। जो आप भी हिसाब मांग रहे हैं 6 साल का, तो फिर वो तो 1 साल का मांगना चाहिए आपको। 5 साल के गड्ढे पे मिट्टी डाल देनी चाहिए। क्या ये सत्य नहीं है? क्या ये सत्य नहीं है? भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके सांप्रदायिक मुद्दों पे, अब राजीव जी ये तो फिर आप देश की जनता को भी सीधे सीधे कटघरे में खड़ा कर दे रहे हैं कि इस देश की जनता इतनी मूर्ख है कि वो राजीव त्यागी की बात ही नहीं समझ पाई और उधर चली गई नरेंद्र मोदी की तरफ, जबकि राजीव त्यागी 5 साल कहते रहे कि इनको वोट मत दे देना।
आपका जवाब 10 सेकंड में देता हूं, 10 सेकंड में जवाब देता हूं। ये देश के प्रजातंत्र की खूबसूरती भी है और देश के प्रजातंत्र की कमियां भी है कि 31% लेने के बाद कोई भी दल हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, वो देश के शासन में आ जाते हैं। इसमें 69% भी आपके पास नहीं है, इस बात को याद रखना चाहिए आपको। पहली चीज, क्योंकि आपकी स्थिति ये हो गई देश में सर कि उत्तर प्रदेश जैसे सूबे में आप तीसरे नंबर की पार्टी बनते हैं, बिहार में आप तीसरे चौथे नंबर की पार्टी बन जाते हैं। तो इस परिस्थिति में सर लोकतंत्र में सरकार कैसे बनती है या कैसे रह जाती है, बजाय उस पर बहस करने की हमें इस पे वापस आना चाहिए अजय आलोक, कि लोकतंत्र में जिसकी सरकार बन जाती है क्या उसको असीमित शक्तियां मिल जाती हैं? क्या वो मालिक हो जाता है देश का और राज्य का, और वो ये तय करने लगता है कि तुम बोलोगे तो मेरी मर्जी से बोलोगे, तुम बोलोगे तो वही बोलोगे जो मुझे पसंद है, वरना मैं एफआईआर कर दूंगा, जेल में डाल दूंगा। अजय आलोक बोलिए, फिर राजीव राय आपके पास आ रहा हूं। रोहित जी, एक कहावत है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। कांग्रेस की वही हालत है। सत्ता मिलने के बाद अगर आम के पेड़ की तरह आप झुक जाएं और आपके फल का लाभ जनता को मिल सके तो वो हमेशा हर साल फल आपके भी लगेंगे, लेकिन खजूर के पेड़ की तरह तन जाइएगा तो कोई नहीं पूछेगा। और अहंकार में डूबी हुई कांग्रेस ये कभी समझ नहीं सकती है, क्योंकि इनको दिमाग में भरा हुआ है कि 65 वर्षों तक हमने राज किया है, आगे भी हम ही राज करेंगे, कोई हमें सिखा कैसे सकता है। यही समस्या थी इनके साथ शुरू से। इस समस्या को पालते पालते आज ये इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं कि अपनी गलती रियलाइज नहीं करते हैं कि हमसे गलतियां क्या हुई हैं। अरे एक आम आदमी की तरह आज आप सत्ता में नहीं है, अगर आप गलतियां करेंगे तो आप पे एफआईआर होगा, और जब आपको एफआईआर होता है तो आपको कष्ट क्यों होता है? और ठीक है, जो दुरुपयोग करेगा उसका तो जनता तय करेगी, लेकिन किसी भी लोकतांत्रिक सरकार को यह अधिकार नहीं है कि वो जिस पे मन चाहे, अगर कोई उसकी तरफ से नहीं चल रहा है तो वो उस पर एफआईआर कर दे, उसको जेल भेज दे, उस पर क्या कर दे। लेकिन लोकतंत्र की धज्जियां तो सबसे पहले आप ही ने इस देश में उड़ाई है, कीर्तिमान बना दिया इमरजेंसी लगा के। तो इसलिए कृपया करके लोकतंत्र की दुहाई कांग्रेस पार्टी कभी ना दिया करे, क्योंकि जिस दिन आप लोकतंत्र की दुहाई दीजिएगा आप पे इमरजेंसी आपको याद दिलाई जाएगी। वो ऐसा धब्बा है जो आपसे कभी छूट के जाने वाला नहीं है। फोर्स स्टरलाइजेशन आपको याद करवाया जाएगा, वो तो एफआईआर से भी बड़ा गुनाह था, उसके लिए आप कभी कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो इसीलिए ये सब छोड़िए, कोशिश ये करनी चाहिए कि जिस राज्य में सत्ता में है, सत्ता चलाइए जनता के लिए, अपने लिए मत चलाइए। राजीव राय मैं आ सकता हूँ? हाँ रोहित भाई, एक बात मैं टिप्पणी करना चाहता हूं इस पे, प्लीज, क्या मैं आ सकता हूं? बोलिएगा त्यागी जी, अभी दूसरे राजीव बोल लें एक बार, फिर वापस आपके पास आ जाते हैं। बोले राजीव राय। रोहित भाई ठीक है। पैनल में एक महापुरुष है जो सच और झूठ पर बहुत ज्ञान दे रहे थे, और राजीव त्यागी बोल रहे थे तो कुछ पोस्टर बैनर भी लेकर बैठे हुए थे। और मैं इनकी याददाश्त जो राजीव त्यागी कह रहे थे याद दिला दूं कि जिस मुजफ्फरनगर और सफाई की बात कर रहे थे तो हम प्रवक्ताओं में हमारे साथ थे, ये अकेले थे कि वकील भी थे और प्रवक्ता भी थे। दोनों का हैसियत से जो बोल रहे थे सच और झूठ पर ये बताते कि वो सब सच बोल रहे थे कि आप सच बोल रहे हैं। और अगर याद नहीं हो तो ये आवाज और ये वीडियो सुन लीजिए। और बहुत ही कष्टजनक है कि उनके जैसे वरिष्ठ व्यक्ति मोहन भागवत के बारे में बोल रहे हैं, जो कि राजीव जी हमें एक बात बताइए, नहीं कोई आदमी पहले आपकी पार्टी का प्रवक्ता था और अब आपकी पार्टी का प्रवक्ता नहीं है, विरोधी पार्टी का प्रवक्ता है, ऐसे सारों को लेकर बैठ जाएं। राजीव गांधी ऐसे कांग्रेसियों को लेकर आने लगे जो आपकी पार्टी में थे, तो आपका बोलना मुश्किल हो जाए कई जगह। तो रोहित भाई मेरी बात सुन लीजिए। राजीव राय बोलिए। मैं कहना क्या चाहता हूँ, हाँ। जब आज एक मुद्दे पर बात हो रही है, मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। मैं बड़ी शालीनता से बात रखता हूँ। जो आज आपने एक बहुत अहम मुद्दे पर बहस छेड़ा है, आप उस मुद्दे पर रहे थे, आप जबरदस्ती छेड़ते हैं और तब हमको गुनाहगार बोलते हैं, गाली देते। खाना पढ़ा लिखा आदमी क्या बोलेगा? गाली गलौज तो करेगा नहीं, प्रत्यारोप तो करेगा नहीं। आप नाराज हैं इस बात से? कल गौरव भाटिया ने जो अखिलेश यादव के ट्वीट पर जवाब दिया, आपको आईना दिखा देंगे, आपकी तस्वीर है, आपका वीडियो, आपका सोशल मीडिया की जंग को आप लोग टीवी पर क्यों ले आते हैं? सब सच था कि आज सच था। आप सच झूठ पर प्रवचन बोल रहे हैं, माफी मांग लीजिए कि मुझसे गलती हो गई, मैं झूठ बोल रहा था, या भारतीय जनता पार्टी से टिकट कट जाएगा आपका। ये सोशल मीडिया की लड़ाई को आप लोग टीवी पे क्यों ले आते हैं? नहीं आते हैं। वो उस बुद्धिमान पुरुष को आज अखिलेश यादव जी के बारे में कुछ किए हैं, अरे यार चले गए, हमारी शुभकामनाएं आपको, जहां रहिए आगे बढ़िए। आप बिना मतलब के जहां आपका नाम भी नहीं ले रहा है, आप आसान दिखा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आपको जवाब तो देना पड़ेगा ना। अखिलेश यादव ने आपको एडिशनल एडवोकेट जनरल बना दिया, भारतीय जनता पार्टी उस लायक भी आपको नहीं समझी, तो मत आप करिए। जिस मुद्दे पर बात है उसी मुद्दे पर हम लगे रहे। मुद्दे की बात करें, निजी रिश्ते जो भी हों इस टीवी चैनल के बाहर, आप लोगों के निजी रिश्ते जो भी हों या जो भी रहे हों, पहले आप जिस भी तरीके के संबंध में रहे हों, तो सर अपना जो
वो पुराना आपस का झगड़ा जो हो गया उसको टीवी पे देश के सामने लाके मत रखिए ना इस तरीके से कि हम साथ में रहते थे तो कैसे रहते थे तो आज हैं तो कैसे हैं, जैसे रहते थे सर रहते होंगे। अब यहाँ बैठ के तो कम से कम वो मत धोइए अपना बैठ के पुराना पाप। ठीक सर, मुजफ्फरनगर के जिक्र की क्या बात थी यहाँ? ओके गौरव भाटिया, मसला ये है इस समय कि क्या FIR का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है, एक, और दो, क्या टीम इंडिया का जो एक दिखाया गया था देश के लोगों को कि भाई हम तो सब एक हैं, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पूरा देश एकजुट है, आप सब भी एकजुट रहिए, राजनीतिक पार्टियां भी एकजुट हैं, उतर गया वो चोला, हो गई खत्म कोरोना से लड़ाई। चल रोहित जी देखिए, शुरुआत करते हैं पहले। मेरे साथी हैं, उनके घाव बड़े गहरे हैं तो वो चर्चा से भटक जाते हैं, इधर उधर आ जाते हैं। हम बात कर रहे थे सोनिया गांधी की, अखिलेश यादव जी की, और इन्होंने मेरा जिक्र किया, मैं धन्यवाद देता हूं। कम से कम मेरे जो विरोधी हैं उनका स्तर तो है, आप भी स्तर बनाइए, अभी समय लगेगा। और जब तक मैं प्रवक्ता था, जिस पार्टी में आप प्रवक्ता है, तो आप बीच में नहीं छोड़ के ना मुद्दे पे आ जाते हैं गौरव जी। हाँ मुद्दे पे, अब मैं मुद्दे पे आ जाता हूं, मैं मुद्दे पे आ जाता हूं। देखिए, हिसाब की बात कर रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता। अगर इस देश ने गांधी परिवार से, जिन्होंने केवल घोटाले किए हैं, और पप्पू से, पप्पू क्यों कह रहा हूं आपको पता है, हिसाब मांग लिया ना तो पूरा इटली बिक जाएगा और इनके बदन पे एक कपड़ा नहीं रहेगा, इतने घोटाले इन्होंने किए हैं। और मैं कहूंगा टीम इंडिया, आप टीम इंडिया की बात करते हैं, आप एक कदम बताइए जिस पे इन्होंने विरोध नहीं किया। पीएम केयर फंड का विरोध किया, 9 बजे 9 मिनट विरोध किया। इन्होंने आरोग्य ऐप, जिससे कि हमने जानें बचाई भारतीयों की, उसका विरोध किया। ये टीम इंडिया का पालन कर रहे थे। और एक बात मैं और कह दूं, ये जो बता रहे थे कि अजय कुमार लल्लू को अरेस्ट किया गया, तो थोड़ा सा विधिक जानकारी ना हो, कपिल सिब्बल हैं, अभिषेक मनु सिंघवी जी हैं, उनसे बात करिएगा। ये धारा 144 का केवल मामला नहीं है, एपिडेमिक एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में जब अपराध होता है, जब आप दूसरे नागरिकों की जान को खतरे में डालते हैं, तो अरेस्ट होती है। यह बताना आपको बहुत जरूरी है। एक खबर आ रही है बड़ी, राजीव त्यागी आपसे कमेंट लूं उसके पहले ये बड़ी खबर बता देते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कल एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगी विपक्षी पार्टियों के नेताओं के साथ। ये दोपहर 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, जिसमें सारे विपक्षी नेताओं को बुलाया गया है, जिसमें वो हिस्सा लेंगे। सोनिया गांधी, शरद पवार, ममता बनर्जी दोपहर 3 बजे इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हिस्सा लेंगे। कोरोना के संकट के मसले पर यह बैठक होने वाली है, जो सोनिया गांधी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग बुलाई है। राजीव त्यागी, मायावती, अखिलेश यादव, ये लोग होंगे कि नहीं इसमें? देखिए निश्चित रूप से तय किया होगा तो कांग्रेस के जो कोर कमेटी है CWC, उसने तय किया होगा। इसकी मुझे भी कुछ सूचना नहीं है, जब सूचना होगी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा इस विषय पे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं रोहित जी, मेरे मित्र गौरव भाटिया ने बहुत सारी बातें कही, हमने भारतीयों की जानें बचाई आरोग्य ऐप से, जिस आरोग्य ऐप को लेकर के निश्चित रूप से कई सारे प्रश्न चिन्ह लगे। अगर आपने जानें बचाई गौरव भाटिया, तो 30 जनवरी को कोरोना का पहला केस आया, जब आपने लॉकडाउन किया तब 500 केस थे, आज 1,10,000 12,000 केस कैसे हो गए? कैसे 3,000 से ऊपर मौतें हो गई? इस विषय पे कोई जवाब देंगे? इस विषय पे कोई जवाब देंगे? प्रवासी मजदूर के बारे में आज तक में जो रिपोर्टिंग की, तरह तरह के सवाल उठाए, और मैं प्लीज जवाब दे दूं। गौरव मैं बीच में नहीं बोला था, गौरव बीच में नहीं बोला था, बीच में बोलोगे फिर मेरे से मिलोगे, फिर मैं जवाब देता हूं। प्रवासी मजदूर के बारे में आज तक ने जो रिपोर्टिंग की, आज तक ने जो दिखाया पैरों के छाले, आज तक ने दिखाया जो इस तरह से लोगों के दर्द, आज तक ने दिखाया जिस तरह से प्रवासी मजदूरों के आंसू, आज तक ने दिखाया प्रवासी मजदूरों का दर्द, उसके बारे में गौरव भाटिया क्या कहोगे? क्या ये सत्य नहीं कि 10 करोड़ प्रवासी मजदूर सड़कों पर घूम रहे हैं क्योंकि रेलगाड़ी पर आप उनको अधिकार नहीं देते, देश के संसाधनों पर उनको अधिकार नहीं देते? अब मैं आता हूं इस विषय पे जिस विषय की आप उठा रहे थे बात। तो माय डियर फ्रेंड गौरव भाटिया, तुम्हें आज चेता देता हूं और कह देता हूं भारतीय जनता पार्टी को, हम माफी वीर नहीं है, हम लड़ने वाले हैं। हमने अंग्रेजों से संघर्ष किया, आपसे भी संघर्ष करेंगे। हम माफी नहीं मांगेंगे, हम अपने साथ लड़ेंगे, हम भिड़ेंगे, आपने अब ऐसी बात कही है, मुझे एक सवाल पूछना है आपसे। ना डरेंगे ना झुकेंगे, ना रुकेंगे। नारेबाजी ठीक है, नारेबाजी के लिए अलग आपको मौका मिलता है, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना प्लीज। मैं आराम से आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आप ठीक है, गौरव भाटिया से आप नारे के तेवर में बात करें, मेरे से तो आराम से बात कीजिए कम से कम। मेरा सवाल सुन लीजिए। आपने कहा कि पहले 500 मरीज थे, आज 1 लाख से ऊपर मरीज हैं। सर ठीक है,
देश में आपकी सरकार नहीं है, इसलिए देश में आप होते तो 500 से कम हो जाते मरीज, आपकी सरकार होती तो। आपकी बातों से ऐसा लगता है। महाराष्ट्र में तो आपकी सरकार है सर, वहां सबसे ज्यादा मरीज क्यों गए सर? वो नरेंद्र मोदी छोड़ के जा रहे हैं क्या वहां पे, या बीजेपी वाले हैं सारे जो पॉजिटिव हो रहे हैं आपकी सरकार का आंकड़ा खराब करने के लिए? सम्मानित, प्लीज बहुत मैं जवाब देता हूं इसका, प्लीज। मुझे बहुत अच्छा सवाल रोहित सरदाना जी ने किया है। रोहित सरदाना जी, यदि देश की सरकार 30 जनवरी के बाद जाग जाती है, फरवरी में पॉलिटिकल एक्ट्स ना करती, फरवरी में तैयारी की इन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार गिराने की, जिसमें लगे रहे, और ट्रंप साहब का एक कार्यक्रम करते रहे जिसमें सर कांग्रेस की सरकारों को तो राहुल गांधी ने बता दिया होगा, वही तैयारी कर लेती कम से कम। ट्रंप के लिए 120 करोड़ रुपए खर्च दिए। मैं पूछना चाहता हूं, मैं बिल्कुल, कांग्रेस की सरकारों ने कौन सी तैयारी की थी सर? पीपी किट से लेकर इंपोर्ट करने का अधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। अरे सर पीपी किट की तो बात ही नहीं आ रही। आप तो कह रहे थे कि बीमारी नहीं होगी जहां कांग्रेस की सरकार होती तो। केंद्र सरकार ने, आप तो कह रहे हैं ना कि बीमारी नहीं होती कांग्रेस की सरकार होती तो। जब बीमारी नहीं होती तो पीपी किट का क्या करते बना के? बिल्कुल नहीं कहा। आपकी बातों से तो ऐसा ही लग रहा है, आप यही कहना चाह रहे हैं कि अगर आपकी सरकार होती तो 500 से नीचे ही जाता आंकड़ा, ऊपर नहीं जाता। यदि प्रवासी मजदूरों के बारे में सोच लेती केंद्र, प्लीज देखिए, जोर से बोलने से नहीं सर, मैं आप ही की आवाज को मैच करने की कोशिश कर रहा हूं केवल, ताकि आपको ये तो लगे कि हाँ आपसे बात हो रही है। एक सेकंड गौरव जी प्लीज। गौरव जी माय डियर फ्रेंड रोहित जी, मैं 30 सेकंड गौरव जी, मेरे ऊपर एफआईआर होगी अगली डिबेट में, जहां आप जाएंगे वहां 3 की बजाय 4 एडिटरों का नाम ले लीजिएगा। अभी छोड़ दीजिए ना कम से कम, अभी प्लीज। गौरव, राजीव त्यागी पूरा कीजिए बात को, बोलिए। मैं जवाब दे दूं? हाँ 30 दीजिए। सेकंड में जवाब देता हूं। देखिए, आपने बात की कांग्रेस की जहां सरकारें हैं, वहां पर कहीं ना कहीं कोरोना का संक्रमण जो है फैलना नहीं चाहिए था। तो माय डियर फ्रेंड, इस बात को भी याद रखिएगा कि जो लास्ट कॉन्फ्रेंस हुई है चीफ मिनिस्टर्स की, उसमें राजस्थान मॉडल की तारीफ स्वयं प्रधानमंत्री महोदय ने की और पूरे देश में राजस्थान मॉडल लागू हुआ है लॉकडाउन को लेकर। और आप बदले में ये कह रहे हैं कि तुम प्रधानमंत्री हो इसलिए 1 लाख केस हो गए। आप बदले में ये कह रहे हैं कि तुम प्रधानमंत्री हो इसलिए 1 लाख केस हो गए। वो आपकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन आप बदले में ये कह रहे हैं। क्यों देश की सरकार, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, देश की सरकार ने तैयारी क्यों नहीं की लॉकडाउन के दौरान? क्यों नहीं उन्होंने पीपी किट चिकित्सा कर्मियों को उपलब्ध कराई? क्यों नहीं सरकार ने एमएसएमई सेक्टर के बारे में सोचा और बेहतर क्यों नहीं प्रवासी सर ये सवाल आपने उठा दिया, किसानों के बारे में ऑलरेडी आपने उठा दिया ये सवाल ना राजीव। लोग परेशान क्यों? फिर लोग परेशान क्यों सड़कों पर क्यों? अब मेरा सवाल ये है, अजय आलोक जो पिछले कई दिनों से हम लोग देख रहे थे टीम इंडिया, वो असल में एक धोखा था और ये लोग भरे बैठे थे कि थोड़ा सा मौका मिले तो बाहर निकले और फिर बोले जो आज बोला जा रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। ये राइट फ्रॉम द डे वन टीम इंडिया कभी नहीं थी, नहीं तो आनंद विहार नहीं होता, नहीं तो बॉम्बे में बांद्रा वाला कहानी नहीं होती। ये टीम इंडिया कभी नहीं थी, कांग्रेस पार्टी टीम इंडिया हो ही नहीं सकती है, क्योंकि फेडरलिज्म कांग्रेस पार्टी जानती ही नहीं है। पहले छोटे छोटे दल को खा जाते थे, अब खुद खत्म होने की स्थिति में आ गए हैं तो छोटे दल के साथ मिल रहे हैं। पूछ लीजिए राजीव राय जी, बेबाकी से कहेंगे कि कांग्रेस के साथ मिलना मतलब आत्महत्या करना है। ये सारे छोटे दल जानते हैं, इनकी ये फितरत में है। अब मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। अभी ये बात कर रहे हैं हमारी राज्य सरकार हमने 1000 बसें दे दी। भैया जब योगी आदित्यनाथ जी ने 200 बसें भेजी थी छात्रों को लाने के लिए, तो 60 बस राजस्थान सरकार की लेनी पड़ गई थी। अभी दोपहर में पता चला है कि उन 60 बसों का किराया भी यूपी सरकार को भेज दिया छात्रों को लाने के लिए। कितने 21 लाख रुपए का किराया भेजा यूपी सरकार को भुगतान करने के लिए। ये इनकी हकीकत। तो इनका दो मुहा चरित्र हमेशा जागृत है। आप राजीव जी से पूछिए ना, कांग्रेस को मौका मिलेगा समाजवादी पार्टी को खा जाएगी, मौका मिलेगा बहुजन को खा जाएगी। कोई क्षेत्रीय दल कांग्रेस पार्टी का भरोसा नहीं करती हैं, क्योंकि इनको फेडरल स्ट्रक्चर में कभी बिलीव ही नहीं रहा है। और टीम इंडिया और कांग्रेस पार्टी दोनों पोल्स अपार्ट हैं। राजीव राय कल मीटिंग में होंगे अखिलेश यादव सोनिया गांधी की? जब अगर मीटिंग में होने का फैसला हो जाएगा, अभी आपने सूचना दिया तो सारी हो जाएगी। और आलोक भाई को मुझसे ज्यादा अनुभव है दोनों जगह से, तो उतना अनुभव हमें नहीं है कितने आत्मविश्वास के साथ कॉन्फिडेंस कर पाए। कभी वहां रहते हैं, कभी यहाँ रहते हैं। हमने एक बार गलती की है, गलती को हम मानते हैं, लेकिन उतना अनुभव नहीं है कि मैं कमेंट कर पाऊँ। और उतना अनुभव चाहता भी नहीं हूँ। जिम्मेदारी से जवाब दे रहा हूँ रोहित भाई, कि मेरा स्तर कभी इतना नीचे न गिर जाए कि मुझे जिसको गाली देता है उसके कदमों में बैठकर दूसरे का। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, क्या कल सोनिया गांधी की मीटिंग में अखिलेश यादव होंगे या नहीं? आपको पता नहीं है अधिकार, या आप अभी बोलना नहीं चाहते?
नहीं, मैं तो अभी आपको बोला ना, आधिकारिक रूप से घोषणा हो जाने दीजिए। प्रवक्ताओं का हम काम है आधिकारिक रूप से PM घोषणा हो जाती है, उसके बाद ठीक है, ठीक है। प्रवक्ताओं का काम नहीं कि आधिकारिक रूप से घोषणा होने से पहले जाकर टीवी चैनल पर बात कर ले। ओके, लास्ट कमेंट गौरव भाटिया, जवाब बहुत छोटा देना सा, चाहूंगा। 20 सेकंड। राजीव जी प्लीज, देखिए, काफी समय लिया क्योंकि आपने। गौरव भाटिया, last minute। राजीव जी ने एक प्रश्न पूछ लिया, तो मैं इनको केवल जानकारी दे रहा हूं। पूरा नहीं, विश्व 20 जो है सेकंड मोदी जी दीजिए, के आगे नेतृत्व हजार लोग की को जवाब तरफ से देना। देख। प्लीज, मैं रोहित जी ऐसे डिबेट फटाफट खत्म कीजिए गौरव चुप भाटिया। करा। धन्यवाद। देखिए, अमेरिका जहां की जनसंख्या हमारे देश की जनसंख्या से 1/4 है, वहां 16 लाख मामले हैं, 95,000 लोगों की मौत हुई है। समय पे ठोस कदम उठाए, लॉकडाउन किया, ये मजबूत नेतृत्व मोदी जी का था। इसीलिए 1 लाख मामले हैं भारत में। और आगे भी आप देखेंगे जितने गद्दार हैं जो कांग्रेस पार्टी के, माय डियर फ्रेंड, वो भी परास्त होंगे और कोविड और कोरोना भी परास्त होगा, क्योंकि हमारे पास इच्छा शक्ति और ताकत है। और कभी मौका मिले तो बताइएगा देश को श्रमिक ट्रेन के लिए। समय इजाजत नहीं दे रहा है, समय इजाजत नहीं दे रहा है, अब समय इजाजत नहीं दे रहा है। माफी चाहते हुए राजीव जी, क्षमा चाहते हुए, और समय बचा नहीं है। लेकिन देश के लोगों को यह तस्वीर भी बहुत अच्छी नहीं लगेगी कि कोरोना से लड़ाई खत्म नहीं हुई, पर राजनीतिक पार्टियों की आपसी लड़ाई शुरू हो चुकी है। जो अब तक कहती आई थी कि हम तो टीम इंडिया हैं, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हम तो एकजुट हैं। छोटा सा ब्रेक ले लें, दंगल आखिरी बड़ा पर होगा, आप देखते रहिएगा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दंगल के आखिरी पड़ाव पर आपको केवल इतना बता दें कि दंगल आप अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। डाउनलोड कर लीजिए हमारा मोबाइल ऐप, या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट आजतक.in। ठीक 6 बजे हल्ला बोलोगा अंजना के साथ। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।